अब ध्यान से देखिए, ये मेरा सोल्यूशन 1 था, कौन सा वाला, x2 बराबर 0, यहां से मेरा सोल्यूशन 2 निकल के आ रहा है। अगर ओमेगा बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि नो ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा, x1 बराबर x2 बराबर x3 होगा। और सेंटर मास को आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों से खासतौर पे मेरा लेना देना रहता है, और टीचर से। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ही कई बार बच्चे और टीचर्स मेरे सामने क्वेश्चंस लेके आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हालांकि देखो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो जनरली आईआईटी एडवांस से तो बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन फिर भी लोग क्यूरियस होते हैं, बच्चे भी क्यूरियस होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड में आ सकते हैं। जनरली आईआईटी में जब एसएचएम का क्वेश्चन आता है तो वहां पर मोस्टली दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ब्लॉक्स तक मैक्सिमम है, जिसमें वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके आप सॉल्व कर सकते हो। रिड्यूस मास से डायरेक्ट आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2.2 म्यू बाई के। लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, दो स्प्रिंग्स है और 3 ब्लॉक्स हो गए टेक्निकली। हालांकि नाम दिया गया है इसको CO2 मॉलिक्यूल की कहानी है, लेकिन ये 3 ब्लॉक्स का क्वेश्चन बन सकता था। एक ब्लॉक का मास एम, दूसरे का कैपिटल एम और तीसरे का स्मॉल एम। इसमें तीनों के मासेस अलग भी हो सकते थे। तो ये एक बहुत डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, और जब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, और ये नॉर्मल वे में सॉल्व नहीं हो सकता। कई बार लोग इसके केसेस लेकर के सॉल्व कर देते हैं कि बीच वाले को रेस्ट पे मान लिया, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर बीच वाला रेस्ट पे होगा, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों दाएं बाएं जाएंगे। दैट विल बी द सिंपलेस्ट केस। उसमें क्या होगा कि ये पार्टिकल यहीं पे होगा और ये एसएचएम करेगा इधर, और आप आराम से टाइम पीरियड लिख सकते हो 2.2 एम बाई के। दिक्कत तो तब आती है जब ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो, इस तरह से पूरा सिस्टम दाएं बाएं जा रहा हो और जनरल वे में इसको सॉल्व किया जाए। उस जनरल वे का एक स्पेसिफिक रिजल्ट वो हो सकता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम क्लैपनर। क्लैपनर में है ये क्वेश्चन, का नंबर भी आपको बता दिया मैंने, 6.7 है ये। Linear vibrations of carbon dioxide. CO2 is a linear molecule consisting of a central carbon atom with an oxygen atom bound on either side, restricting ourselves to linear vibrations. A mass and spring model has 3 masses, small m, capital N and small m, and 2 springs in line as shown. तो ये जो दरअसल ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड को स्प्रिंग के फॉर्म में दिखाया गया है। Both springs have the same spring constant K, representing the carbon-oxygen bonds, denoting the departures of the atoms from their equilibrium positions by x1, x2, x3. The equation of motion R. आपको इसके मोशन की इक्वेशंस लिखनी है। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है यहां से कि ये जो, जस्ट अ मोमेंट, ये जो मॉलिक्यूल है स्मॉल एम मास का, थोड़ा मोटा हो गया, और एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल एम मास का, और इनके बीच में एक मॉलिक्यूल है कैपिटल एम मास का। ठीक है, इनको डिस्प्लेस कैसे किया जाए, है ना। तो क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लीजिए ये x1 डिस्प्लेस होता है, ये x2 डिस्प्लेस होता है और ये x3 डिस्प्लेस होता है। लेट्स जनरलाइज इट। ओके, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि इसको लेफ्ट ले गया, इसको राइट ले गया, ऐसा कोई स्पेशल केस में नहीं ले रहा। मैं जनरल केस लेकर के डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो आना होगा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। सो वी हैव डिस्प्लेस्ड x1, x2, x3। दीज आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको देखो ध्यान से। अगर इसमें x3 बड़ा हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर x3 बड़ा हो तो इसका मतलब स्प्रिंग एक्सपांड करेगी। और अगर मैं इस स्मॉल m के ऊपर फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो आई कैन राइट m x3 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स x3 माइनस x2। देखिए ध्यान से, या एक काम करते हैं प्लस ही, हाँ ठीक है, इसको अपने एक्सपांड होता है, मान लिया फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, बहुत बढ़िया। तो mx3 डबल डॉट इज द नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, और इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, k टाइम्स x3 माइनस x2। x3 को बड़ा मान लिया, इसका मतलब इसमें एक्सपांशन आ रहा होगा ऐसे, तो फोर्स पीछे आ रहा होगा, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा आगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल M x2 डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू k टाइम्स x3 माइनस x2। अब देखो यहां पर एक और स्प्रिंग है मेरे पास, वो वाली जो स्प्रिंग होगी, वो स्प्रिंग, अब मैं इसमें x2 को बड़ा मान लेता हूं x3 से, इसका मतलब ये स्प्रिंग भी खींचेगी, तो यहां पे लिख देता हूं माइनस k टाइम्स x2 minus x1, and for the last object small mx1 double dot, this must be equal to minus k times x2 minus x1। बिल्कुल जनरलाइज काम किया हम लोगों ने। ठीक है, हमने बस इतना सा मान लिया x3 x2 से बड़ा, अगर मान लो छोटा होगा तो अपने आप माइनस प्लस होकर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई भाई साहब, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये तीसरी इक्वेशन हो गई, और मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है।
ठीक है, अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजें अज्यूम कर रहा हूं, स्मॉल m डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय स्मॉल m, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। क्यों कर रहा हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसएचएम, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है अंडर रूट के बाय एम जो होता है वो ओमेगा नॉट होता है, तो मैंने उसको ना क्या मान लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली के डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, यहाँ पे के डिवाइड बाय कैपिटल एम भी दिखेगा, उसको बोल रहा हूं मैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक हो गया मेरा ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, लेकिन साथ ही साथ में एक काम और करने जा रहा हूं। देखो अगर ये तीनों एसएचएम कर रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की कोई ना कोई नेचुरल कंबाइंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई x1 जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा यार, a1 sin ओमेगा t प्लस 5। आई डोंट नो व्हाट दिस ओमेगा इज, है ना। ये इनको इनसे रिलेट मत करना अभी, क्योंकि ये तो सिचुएशन तब होती, ये वाला ओमेगा तो तब आता जब खाली ये वाला पोर्शन एसएचएम कर रहा होता, लेकिन अभी तो ये सब ऑसिलेशंस कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम की कोई ना कोई कंबाइंड फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं जिससे पूरा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो अपना, ये अपना ऑसिलेट कर रहा हो, ये अपना ऑसिलेट कर रहा हो, लेकिन उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो, और कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जो पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मानी जा सकती हो, ये वो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है। तो इसी तरह से x2 लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। इसी तरह से x3 लिखा जा सकता है, दिस इज a3 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इन तीनों में देखो फर्क एक ही है कि इनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है ना। बाकी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, क्योंकि ये इस सिस्टम के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। जब हम यहां पर इन वैल्यूज को डालेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x3 माइनस x2। ये देखो मैंने क्या किया, x3 की वैल्यू डाल दी, सॉरी मैंने क्या किया, x3 की वैल्यू डाल दी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एसएचएम हो रहा है तो उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कुछ इसी टाइप का होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू x3 टाइप का। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर x3। अब यहां से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से अपन लोग x3 को लिख सकते हैं, x3 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देख लेना कोई कैलकुलेशन तो नहीं हो रही ना, एरर तो नहीं हो रही। एक एरर होगी, देखो माइनस साइन होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको वापस करना पड़ेगा भाई लोग, दोबारा से माइनस काट दो। सो यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x3 is equal to minus omega naught square into x2. So I can write x3 is equal to omega naught square x2 divide by omega naught square minus omega square. यहां से मुझे x3 पता चल गया, ये मेरी चौथी इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे कैसे मैं x1 भी डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जब मैं x1 डालूंगा तो दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली जैसे वहां था ना वैसे वैसे यहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1। ठीक है, तो यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, x1 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। एक सेकेंड, माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। वैल्यू वाइज ये दोनों सेम आ रहे हैं। x3 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ऐसे कैसे आ गया। अब देखो बच्चों मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन और है, मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको यहां पे डालूंगा x2 को। तो जब मैं x2 को यहां डालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 इज इक्वल टू, विद माइनस साइन, यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, विद माइनस साइन इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहां पे देख सकते हो आप, ये बन जाएगा x3 प्लस x1 माइनस 2x2। तो x3 प्लस x1 इनको जोड़ दो, 2 टाइम्स ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देख सकते हो दो बार क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर x3 और x1 की वैल्यू सेम है, तो मैंने x2 की टर्म में डाल दी, और वहां पे माइनस 2x2 और बचा, देखो माइनस 2x2 माइनस 2x2। ठीक है,
ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x2 के अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा LHS में ले जाते हैं, इसको चलो RHS में ले जाते हैं। सो आई कैन से x2 विल बी कॉमन एंड यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर, तो बचेगा ही भाई इसमें से, ठीक है। वहां क्या बचेगा वो देखते हैं। तो वहां पे बचेगा भाई हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो जनरल सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। हम लोग अज्यूम करके स्पेशल केसेस ले लेकर के हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है जिससे जनरल सॉल्यूशन किया जाता है बच्चों। एक सेकेंड, है ना। अब ये किसके बराबर डाल दिया गया, 0 के, क्योंकि मैंने सब चीजों को एक साइड में ले लिया। अब देखो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस बन सकते हैं। पहला सॉल्यूशन इसका बन सकता है x2 बराबर 0, सॉल्यूशन 1। ये है हमारा केस नंबर 1 जिसमें x2 0। x2 का मतलब ये है कि वो बीच वाला पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। अब बीच वाला पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होगा, सेंटर मास के फ्रेम में जाएंगे तो राइट वाला राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा, और आराम से आप दोनों अपना अपना एसएचएम करेंगे एंड टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m डिवाइडेड बाय k। द फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, छोटा ओमेगा नॉट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन यहां से निकलेगा इस कचरे से। इसको देखते हैं क्या आता है। ये देखो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर से 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कट गया, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या बचा उसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, हाँ, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखना ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और 2 मैं चाहता तो 2 कॉमन ले सकता था इसमें से, बट ठीक है, इट्स ओके। सो दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा सॉल्यूशन 1 था, कौन सा वाला, x2 बराबर 0। यहां से मेरा सॉल्यूशन 2 निकल के आ रहा है। अगर ओमेगा बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि नो ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा, x1 बराबर x2 बराबर x3 होगा और सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब पार्टिकल बिना ऑसिलेशंस के कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो सकता था। और तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता था, सॉल्यूशन नंबर 3 हो सकता था कि ये टर्म 0 हो जाए आपकी। तो अगर ये वाली टर्म 0 हो गई तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। एंड दिस इज अनदर केस। यही है वो वाला केस जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक ऑसिलेशन वाला केस। क्या मतलब है एसिमेट्रिक ऑसिलेशन का, एक हो गया कि मेरा मॉलिक्यूल बीच वाला रेस्ट पे है और ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं दाएं बाएं ऐसे, और एक हो गया कि मेरा ये मॉलिक्यूल भी आगे पीछे हो रहा है और ये भी आगे पीछे हो रहा है। तो इस केस में एसिमेट्रिक ऑसिलेशन हो रहे हैं और इस केस में सिमेट्रिक ऑसिलेशन हो रहे हैं। एंड दिस इज द थर्ड एंड फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों क्लैपनर में भी सॉल्व इसी तरह से कर रखा है, लेकिन देखो प्योरली ये मैथमेटिकल है। मैंने भी इंजीनियरिंग में इसको पढ़ा था और देखा जाए तो इतने सालों से आईटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एज सच इसकी जरूरत एडवांस में कभी पड़ी नहीं। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो सोल्यूशन तो इसका यही होता है, इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें एक चीज और है कि इसमें देखो बच्चों क्या होता है कि x1 और x3 दोनों बराबर आ जाते हैं। x1 और x3 दोनों बराबर आ जाते हैं सॉल्व करने के बाद। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको पता होता है, वो ऑलरेडी x1 और x3 को बराबर ले लेते हैं, ठीक है, और x2 को कुछ लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे उनका रिजल्ट जल्दी निकल जाता है। तो अब ये बताओ मुझे कैसे पता x1 x3 बराबर थे। तो या तो मैं पहले ये इक्वेशंस लिख लूं, कौन से इक्वेशन जहां पे x1 x3 मैंने बराबर प्रूव किया था ना एक जगह पे, ये देखो यहां पर, ये रहा, ये देखो ये दोनों। तो या तो मैं पहले से इनको बराबर कर लूं और एक बार ये बराबर साबित हो गए तो फिर उसके बाद फिर मैं छोटे तरीके से उसको सॉल्व कर लूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया x1 x3 बराबर है। तो वो तरीका है, या फिर मैं प्रॉपर डिटेल में इसको सॉल्व करूं और उसके बाद नेचुरली इसका रिजल्ट निकले, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट्स निकालूं। और इसके तीनों स्पेशल केस यहाँ पे आपके सामने। पहला केस था x2 0, यानी कि बीच वाला वहीं पे दाएं बाएं वाले ऑसिलेट हो रहे हैं। दूसरा केस था
जिसमें ओमेगा ही 0 था, दिस वाज 0। ओमेगा 0 होने का मतलब नो ऑसिलेशन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सीधे सीधा जा रहा है, और ये तीसरा और लास्ट केस है। ओके देन, चलो गुड लक। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे आपके लिए वीडियो बनाने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक ये नॉलेज जो है, जो भी मैंने सीखी है थोड़ी बहुत, वो आप लोगों तक पहुंच सके और बच भी जाए, सेफ भी रहे, क्योंकि क्या पता आज मुझे याद है कल मुझे याद नहीं रहा तो। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।